पाइल डक्ट के कैंसर में ईआरसीपी का क्या रोल रहता है? आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, बाइल डक्ट के कैंसर में ईआरसीपी का क्या रोल है? ईआरसीपी एक शॉर्ट फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोपैंक्रेटोग्राफी के लिए। तो ये एक एंडोस्कोपिक तरीका है जहाँ पे हम एक ऑप्शन दे सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को ट्रीट करने का, जहाँ पे जॉन्डिस हुआ है पित्त की नलिकाओं में ब्लॉकेज पैदा होने से। तो ईआरसीपी को हम बाइल डक्ट के कैंसर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये जानकारी रहेगा कि बाइल डक्ट के कैंसर में जॉन्डिस या पीलिया बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन लक्षण होता है और कई सारे पेशेंट में ये जॉन्डिस को कम करने का ज़रूरत रहता है ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। तो इसमें ईआरसीपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। बट हम कौन से टाइप के बाइल डक्ट के कैंसर में ईआरसीपी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बाइल डक्ट का कैंसर है। तो समझ लीजिए कि अगर बाइल डक्ट का कैंसर लिवर में पैदा हो रहा है तो इसमें पित्त के बहाव का ब्लॉकेज होके जॉन्डिस होने का चांस बहुत ही कम रहता है, तो इसके लिए यहाँ पे ईआरसीपी का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे कि अगर बाइल डक्ट का कैंसर लिवर के बाहर जो रहते हैं वो पित्त की नलिकाओं में है, जैसे कि हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा या डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा में, इसमें डेफिनेटली ईआरसीपी का एक रोल रहता है अगर हमें जॉन्डिस कम करना है तो ये जो हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा या डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा जो होते हैं पित्त की नलिकाओं में, इनमें हम कब ईआरसीपी का सुझाव देते हैं? तो 3-4 कंडीशंस है जहाँ पे जो ऑपरेशन के लायक बीमारी है उसमें भी हमें ईआरसीपी का ज़रूरत लगता है। एक तो है कि पेशेंट में जॉन्डिस की वजह से बहुत सारा वीकनेस आया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आया, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस है, मतलब जॉन्डिस काफ़ी दिनों से है, तो इसमें एक्चुअली सिस्टम में इतना प्रेशर बन गया रहता है पित्त के बहाव के रुकने की वजह से, इसको रिलीव करना बहुत ज़रूरी रहता है सर्जरी करने से पहले। तीसरा एक और ऐसे रीज़न है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि शायद जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो डिले होने वाला है कोई भी रीज़न की वजह से, तो इसमें भी हमें जॉन्डिस को कम करना रहता है। चौथा एक रीज़न है जहाँ पे जो ब्लॉक्ड सिस्टम है पित्त के नलिकाओं में, इसमें इन्फेक्शन हो गया जिसको हम कोलेंजाइटिस बोलते हैं। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पे हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा हो या डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा हो, इसमें हमें ईआरसीपी का सुझाव देना पड़ता है। अगर समझ लीजिए कि ये कोई भी ऐसे कंडीशंस नहीं है, तो तब हम ईआरसीपी का कब हम सुझाव देते हैं? अगर समझ लीजिए कि डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा, जहाँ पे पित्त की नलिका का कैंसर पित्त की नलिका के आखिरी वाले हिस्से में है, जहाँ पे हम विपल सर्जरी करते हैं, तो इनमें कई सारे सेंटर में अगर बिलिरुबिन 10 से 15 तक भी पहुँच जाता है ना, हाँ, ईआरसीपी का सुझाव नहीं देते हैं, जहाँ पे दूसरे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट सर्जरी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। जब हम हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा जो पित्त की नलिका लिवर के नज़दीक हैं बट लिवर के बाहर है, इनके कैंसर के बारे में बात करें, जो जिनको टेक्निकल टर्म में हम हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा बोलते हैं, तो यहाँ पे कई सारे कैंसर में हमें लिवर को भी निकालना पड़ता है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें बिलिरुबिन को 3 के आसपास रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हम बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं लग रहा है बट फिर भी बिलिरुबिन 3 के ऊपर हैं, तो हमें ईआरसीपी का सुझाव देना पड़ता है। इसमें हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा में 4 अलग-अलग टाइप हैं और इसके हिसाब से भी कई बार ईआरसीपी का सुझाव और डिसीजन लिया जाता है। अगर टाइप 1 या टाइप 2 हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा है तो ईआरसीपी यूजुअली पॉसिबल रहता है। अगर टाइप 3 या टाइप 4 है तो कई बार हमें सीटी स्कैन और एमआरसीपी देख के डिसाइड करना रहता है कि इसमें ईआरसीपी पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो हमें पीटीबीडी का सुझाव देना पड़ता है। तो इन द एंड ईआरसीपी होता कैसा है? एक एंडोस्कोपिक तरीका है जहाँ पे जैसे हम रूटीन एंडोस्कोपी करते हैं वैसे ही प्रोसीजर किया जाता है, बट हालांकि इसमें स्कोप जो है बड़ा वाला रहता है। वहाँ से हम डिओडिनम तक पहुँचते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पित्त की नलिका का जो ओपनिंग रहता है डिओडिनम में, इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे एक छोटा सा गाइड वायर डाला जाता है जो ब्लॉकेज के आर पार जाके
ऊपर पित्त की नलिकाओं में पहुंचता है, तो इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक का ट्यूब, जिसको हम स्टेंट बोलते हैं, इसको चढ़ाते हैं, ताकि ये जो स्टेंट है एक बाईपास की तरह काम करता है ब्लॉकेज के पहले और ब्लॉकेज के आखिरी वाले हिस्से के लिए। और ये स्टेंट के थ्रू जो ब्लॉक्ड जो पित्त है वहाँ से निकलकर इंटेस्टाइन तक पहुँचता है और इससे जॉन्डिस कम होता है। तो इसमें प्लास्टिक का स्टेंट का भी ऑप्शन रहता है, मेटल का स्टेंट का भी ऑप्शन रहता है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, एक था छोटा-सा डिस्कशन कि ईआरसीपी का बाइल डक्ट के कैंसर में क्या रोल रहता है। अगर ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनिटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।